इनविंसिबल आयरन मैन की स्टोरी में अब तक हमने देखा कि किस तरह से आयरन मैन को जो है यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड इंसान बना दिया जाता है। लोग उसको जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं स्क्रल इन्वेजन के लिए। वहीं पे ऑसबॉर्न उसको शील्ड से निकाल तो देता है, लेकिन साथ में उससे वो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का डेटा मांग रहा होता है, जो कि स्टार्क मर भी जाए तो कभी उसके हाथों में नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसके अंदर हर एक सुपर हीरो की आइडेंटिटी मौजूद है, खासकर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी, जिससे ऑसबॉर्न जो है बहुत ज्यादा नफरत और उसको मारना चाहता है। और इसीलिए स्टार्क इस बात का फैसला करता है कि वो अपने दिमाग को जो है आहिस्ता आहिस्ता इरेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा सिर्फ उसके दिमाग के एक मेमोरी के अंदर मौजूद है। और इसी चक्कर में हम देखते हैं कि स्टार्क दुनिया के हर एक कोने में जा रहा होता है, अपने लैब्स को एक्सेस कर रहा होता है, ताकि वो वहां से अपने दिमाग को साफ कर सके और ऑसबॉर्न के हाथ वो डेटा ना लग सके। इसी बीच हमने देखा कि पेपर पॉट्स, मारिया हिल, ब्लैक विडो और ये लोग सब मिलकर जो है स्टार्क की स्ट्रैप में मदद कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा था कि विडो, मारिया हिल और पेपर पॉट्स वो एवेंजर्स टावर के अंदर ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑसबॉर्न उनको वहां पे कैद कर लेता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि मिस हैंड को ये बात पता चल गई होती है कि उनका एवेंजर्स टावर इस वक्त जो है खतरे में है, क्योंकि हिल, विडो और पेपर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हम ऑसबॉर्न को देखते हैं कि वो यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्क को पकड़ने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। अब आगे न्यूयॉर्क सिटी एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त एक बहुत ही ख़राब तरह का माहौल चल रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि इस वक्त विक्टोरिया हैंड के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि उसको ये बात पता चली है कि जिसको वो इतनी देर से मैडम मास्क समझ रहे थे, वो दरअसल एक आर्मर के अंदर कैद थी। और वहीं पे डॉक्टर्स आते हैं और ये बता रहे होते हैं चेक करके कि मिस हैंड, आखिरकार आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। हैंड मैडम मैस्क्यू जो थी उस आर्मर के अंदर तकरीबन 9 घंटे से कैद थी, जब तुम्हारे आदमी ने उसको रिकवर ना कर लिया। वो टोटली डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, उसकी स्किन हर तरफ से जली हुई है, 3 उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और जो कोई भी उसकी जगह यहाँ पे मौजूद था वो वाकई में बहुत चालाक है। आपने क्या इस बारे में अभी तक ऑसबॉर्न को बताया है? विक्टोरिया, क्या हाँ गुम हो गई हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने डायरेक्टर ऑसबॉर्न को बताया है? तो हम देखते हैं कि विक्टोरिया, उसका तो यहाँ पे सर चकराना शुरू हो गया होता है ये सब सेक के ही, कि किसी ने इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको चकमा दिया और इनको अभी तक पता भी नहीं चला। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे क्या कहा है, मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने अभी तक उनको नहीं बताया है। मैं डायरेक्टर ऑसबॉर्न को उस बारे में तब कॉन्टैक्ट करूँगी जब मैं उस इम्पोस्टर के दिमाग के अंदर वो गोली ना उतार दूँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऑसबॉर्न को इस तरह से ये खबर देगी तो ऑसबॉर्न उसको जान से मार डालेगा। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं पेपर पॉट्स, नताशा रोमानॉफ और मारिया हिल के पास, जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से मारिया हिल बोलती है कि पेपर पॉट्स, तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती है कि हमें जो है एक औरत बचा रही है जिसका नाम पेपर पॉट्स है। तो कहती है कि हाँ। तो मारिया बोलती है कि हमें एक औरत बचा रही है जो कि टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी हुआ करती थी। और पेपर की ये बात सुन के हट जाती है और कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा मारिया हिल, और ये बात ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ शील्ड तुम्हें जो है इस वक्त फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ टोनी स्टार्क बचा रही है। और अगर तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही है तो तुमने यहाँ से खुद निकलने का प्लान क्यों नहीं कर लिया? हाँ, अगर मेरी मदद नहीं लेनी तो जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तो मैं पे ब्लैक विडो कहती कि हिल ज़रा अपना मुंह बंद कर लो, वो हमें यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रही है, हमें उसका इनफैक्ट थैंक यू करना चाहिए। तो यहीं से मारिया हिल बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन ये बताओ कि जब यहाँ पे गोलियाँ चलना शुरू होंगी तो उसके बाद हमारा क्या प्लान है? तो वहीं पे वो अपना मार्क्स बनते हुए कहती है कि यही तो मेरा प्लान है कि यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं होगी, हम यहाँ पे खामोशी से फ्रंट डोर से चलते हुए चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन सबको क्या पता कि मैं कौन हूँ, वो सब समझेंगे कि मैडम मैस्क्यू हूँ और अपने साथ प्रिजनर्स को ले जा रही हूँ। और मैंने वैसे भी तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं आई हूँ जारविस, मैं जानती हूँ कि तुम अब तक जाग चुके होगे। तो यहीं पे हम देखते हैं कि रेस्क्यू आर्मर यहाँ पे मौजूद होता है सारे के सारे आर्मर्स को बर्बाद करके, और कहता है मिस पॉट्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी लवली वॉइस सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। इस वक्त रेस्क्यू आर्मर का फुल बॉडी कंट्रोल वो मेरे कब्जे में है, स्टार्क ड्राइव को मैंने लोकेट कर लिया है। तो पेपर बोलती है कि फिर देर किस बात की है, अगर तुमने उसको लोकेट कर लिया तो उसको अपने हाथ में भी ले आओ, और तुमने जो आर्मर के साथ करा है कहीं वो दोबारा ठीक तो नहीं हो जाएंगे? तो जारविस कहता है कि नहीं मैम, इसके अंदर मैंने एक ऐसा वायरस डाला है जिसको ठीक करने में उनको 45,000 साल लग जाएंगे। तो पेपर बोलती है कि इससे बढ़िया और क्या बात होगी, और उस ड्राइव की क्या खबर है? तो कहता है कि जैसा कि मैंने ये वायरस ऑसबॉर्न के हर एक टैग के अंदर डाल दिया है, वायरस उनको उस ड्राइव को चलाने से रोकेगा। तो कहती है अच्छा ये बताओ कि वो ड्राइव इस वक्त है कहाँ? तो कहता है कि उस वक्त 23rd फ्लोर के अंदर है, रूम नंबर 9 के अंदर। तो कहती है ओके, हम लोग ऑलमोस्ट जो है लॉबी की तरफ पहुँच चुके हैं,
लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि उनके पीए के ऊपर यानी जो लाउड स्पीकर होता है उस पर एक अटेंशन का मैसेज आता है कि ऑल हैमर एजेंट्स अटेंशन, दिस इज विक्टोरिया हैंड, करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग कोड रेड सिनेरियो। इस वक्त एक इम्पोस्टर हमारे टावर के अंदर घुसा हुआ है। आई रिपीट, दिस इज नॉट अ ड्रिल। पूरी की पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया जाए बॉयज, ना यहाँ से कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, जो कोई भी जाएगा वो मेरी परमिशन के बाद ही जाएगा। और तुम्हें पूरी ऑथोराइजेशन दी जाती है कि उस इम्पोस्टर को देखते ही गोली मार दी जाए। और यहीं से पेपर बोलती है कि डैम इट, मेरे प्लान के तो लग गए हैं। और यहीं से अब जारविस बोलता है कि मैं स्पॉट्स, मैं या तो आपको बचा सकता हूँ या आपकी उस ड्राइव को हासिल कर सकता हूँ, तो आप दोनों में से क्या करना पसंद करेंगी। तो यहीं से पेपर बोलती है कि तुम उस ड्राइव को बचाओ चाहे किसी भी कीमत के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे चारों तरफ हैमर एजेंट्स उनके सामने खड़े होते हैं। तो वहीं पे पेपर बोलती है कि हम तो पहले ही जो है सब कुछ स्क्रू अप कर चुके हैं जारविस, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि किस तरह से तुम टोनी को बचा के ऑसबॉर्न को स्क्रू करते हो। तो यहीं से हम ऑसबॉर्न के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बेचारा अंधाधुन पाकिस्तान की तरफ घूम रहा है। और हम देखते हैं वो कहता है कि हैमर लॉकआउट, मैं डायरेक्टर ऑसबॉर्न बात कर रहा हूँ। वाल्फ, आखिरकार तो मुझे कहाँ भेज चुके हो, अब तक तो मुझे उसको देख लेना चाहिए था, वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है। वाल्फ, वो कहाँ है। वाल्फ, आखिरकार तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। टोनी स्टार्क कहाँ है, उसका जो रास्ता है वो सीधा मेरे हेलमेट के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हो, तुम मुझे मैनुअली कंट्रोल क्यों कर रहे हो, उसका सारा का सारा डेटा फौरन मेरे कंसोल के अंदर डालो। तो यहीं से वो बोलता है कि सर मैं यहीं पे हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो उसमें बोलता है कि तुम्हारे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है। वाल्फ, आखिरकार मसला क्या है। सर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, मैं यहाँ पे मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टार टैग के अंदर कुछ मसला हुआ है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ आने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप उसी तरफ आगे बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बस थोड़ा सा साउथ की तरफ मुड़ जाइए। तो यहीं से वो बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी ट्रैकिंग फीड जो है इस वक्त फ़ौरन मेरे हेलमेट के अंदर अपलोड करो। तो कहता है कि वेल सर मैं चेक करता हूँ, मुझे हो सकता है इसके लिए रीबूट करना पड़े। तो वो बोलता है कि नहीं डैम इट, तुम ये फीड को बंद क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें रीबूट करने के लिए नहीं कहा, आखिरकार मसला क्या है तुम्हारे साथ। हैंड, तुम कहाँ हो, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन हम देखने के क्योंकि विक्टोरिया हैंड इस वक्त जो है अपने ऑफिस के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो ऑसबॉर्न से भी यहाँ चिल्ला रहा होता है। तो वहीं से वाल्फ बोलता है कि सर मुझे लगता है कि इस वक्त वो थोड़ा सा बिजी हैं। तो कहता है कि वो बिजी है, आखिरकार वो ऐसा क्या कर रही है वाल्फ कि उसके पास अपने बॉस से बात करने के लिए वक्त नहीं है। क्या वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो इस आदमी से बात नहीं कर सकती जिसने सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी स्क्रल इन्वेजन को अर्थ से बाहर धकेला था। क्या वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि लीडर ऑफ अवेंजर से बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। क्या वो इतनी बिजी है कि उसके पास आयरन पेट्रियट से बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो यहीं से वाल्फ बोलता है कि सर आप ज़रा आहिस्ता बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे कानों के अंदर फट रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर एक किस्म की ब्रीच हुई है, मैडम मास्क और प्रिजनर के हवाले से कोई मसला हुआ है जिसके पीछे वो गई हुई हैं। तो वो बोलता है कि क्या एक ब्रीच हुई है, वो भी मेरे टावर के अंदर। भाड़ में जाइए साहब, मुझे बस ये बताओ कि कहाँ है स्टार्क। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे जो है पागल हो रहा होता है गुस्से से। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आयरन मैन जो कि अपने मार्क 1 के अंदर है, वो इस वक्त ईरान के अंदर कहीं लैंड कर रहा होता है। और वो कहता है कि कीप मूविंग टू स्टार्क, कीप मूविंग, हम ऑलमोस्ट जो है दुबई पहुँच ही गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वाल्फ का जो यहाँ पे सीनियर बैठा होता है वो कहता है कि वाल्फ आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, डायरेक्टर ऑसबॉर्न स्टार्क के सिग्नल से दूर क्यों जा रहे हैं। तो वाल्फ बोलता है कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तुमसे किसने कहा। तो वो बोलता है कि वाल्फ तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, ऑसबॉर्न जो है स्टार्क से और ज़्यादा दूर जा रहा है। डैम इट राल्फ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। गार्ड्स, इस आदमी को फौरन अरेस्ट करो और डिटेन कर दिया जाए, इसने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश करी है। और हम देखते हैं कि वाल्फ बोलता है कि मुझे हाथ नहीं लगाओ प्लीज़, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन उसका सीनियर बोलता है कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न मैं ग्रोमली बात कर रहा हूँ, वाल्फ का सुपरवाइजर। वाल्फ आपको जो है गलत डेटा दे रहा था, आप जो है टोनी स्टार्क से और दूर जा रहे थे, लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही डेटा मैं आपके हेलमेट के अंदर भी फ़ौरन फीड कर रहा हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुमने उसको अभी तक अरेस्ट करवाया कि नहीं। तो कहता है कि सर आपके बोलने से पहले ही मैं वो कर चुका हूँ, विद नो डिसरिस्पेक्ट। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ग्रोमली तुम बिल्कुल मेरे टाइप के आदमी लगते हो। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्क सीधा जो है दुबई के लिए जा रहा है और वाल्फ मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन पाकिस्तान के अंदर भेज रहा था। मैं पाकिस्तान अभी बस तकरीबन पहुंचने वाला था, लेकिन अभी भी मैं यहाँ से घूमता हूँ तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर स्टार्क को वापसी पकड़ ही लूँगा। मैंने उसके रिपल्सर रिग के ऊपर जो है लॉक डाउन कर लिया है, अब सीधा मैं उसी के पास पहुँचूंगा। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन हो। और इस तरह देखने के वहाँ पे अब ऑसबॉर्न को स्टार्क की सही लोकेशन मिल चुकी है कि स्टार्क इस वक्त कहाँ जा रहा है, और उसको ऊपर वो लॉक करने के बाद वहाँ पे आगे बढ़ रहा है अपनी सोनिक स्पीड के साथ। और यहीं से ऑसबॉर्न के टेलीकॉम में आवाज़ आती है, हे मैं हैंड बात कर रही हूँ, क्या तुमने मुझे कॉल करी थी। तो कहता है मिस हैंड, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप मुझे इतने टाइम से क्यों अवॉइड कर रही हैं। तो कहती है कि मैं आपको कैसे बताऊं सर, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही थी, यहाँ पे एक सिचुएशन हो गई थी। तो कहता है कि हाँ आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे उस पर गुस्सा करने के बजाय एक बहुत अच्छे मूड के अंदर होता है जब वो सारी की सारी इसको बातें बताती है और कहती है कि वाकई में सर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो कहता है इट्स ऑल फाइन मिस हैंड, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा बिल्डिंग के अंदर लॉकडाउन कर दो और उस इम्पोस्टर को पकड़ के टर्मिनेट कर दो, उस पर घबराने वाली क्या बात है। तो कहती है इस चीज़ के तो मैं ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी हूँ सर। तो बोलती कि फिर ठीक है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कुर्सी पर बैठो और तुम्हारे नीचे जो लोग काम करते हैं उनको दौड़ाओ, आराम से बैठो रिलैक्स करो।
तो सर मुझे हैरत हो रही है कि आप इतने आराम से आज बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम मुझे लग रहे हैं। तो कहता है कि बिल्कुल वो तो मैं हूँ ही, और मुझे होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 26 मिनट्स अवे है मुझसे टोनी स्टार्क। उसकी छोटी सी ज़िंदगी वो मेरे हाथों के अंदर सिर्फ 26 मिनट की दूरी के ऊपर है। 26 मिनट के बाद दुनिया भर के सारे सीक्रेट जो कि इसके दिमाग के अंदर मौजूद हैं वो मेरे होंगे। वर्ल्ड स्मार्टेस्ट मैन के सारे सीक्रेट्स मेरे होंगे और मैं अपनी मर्जी से उसको पनिश कर पाऊंगा। वो एक इडियट लगेगा दुनिया के सामने और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मिस हैंड, मैं बिल्कुल यहाँ पे आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक तरह से जीत जो हो रही है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑसबॉर्न इस वक्त कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर है, या फिर हम इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। और यहीं से वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं पेपर लोगों के पास, जो कहती है कि मैं सारे के सारे गार्ड्स अकेले डील कर लूँगी, तुम यहाँ पे बटन दबाओ और दुआ करना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लिफ्ट का बटन दबा रही होती है दोबारा बंद करने के लिए, और हम देखते हैं कि वो लोग ऑर्डर देते हैं कि इन सबको गोली से बूंद डालो। यहीं पे क्योंकि इसके पास रिएक्टर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करती है और कहती है कि बुलेट्स एंड मेटल्स, मैं तुम्हारे मेटल को टीयर अपार्ट कर दूंगी। और वहाँ पे वो एक खतरनाक किस्म की शॉक वेव फैलाती है जिससे वो सारे के सारे लोग दूर जाते हैं। और इसी देर में हम देखते हैं कि वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और यहीं से हिल बोलती है कि ये हमारी बहुत करीब से बचत हुई है, फिर भी बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो यहीं से पेपर बोलती है कि जारविस इस बात को मेक श्योर करो कि वो एलिवेटर को बंद ना कर दें। तो कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी कुछ नहीं करने वाला जब तक मैं नहीं चाहूँगा मैम। तो कहती है कि गुड, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। और हिल तुम? तो कहती है कि मैं उस ड्राइव के पास जाऊँगी। और वीडियो बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करती हूँ और हम लोग अपनी उसी लोकेशन के ऊपर मिलेंगे सारा का सारा काम तबाड़ा सॉल्व करने के बाद। या फिर अगर हम वहाँ ना पहुँच पाए और हम जान से मारे गए तो हम सबको पता है कि हमें क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से ये तीनों अपने अलग अलग मिशन पे जा रहे हैं ताकि पेपर वहाँ पे जाके अपना सूट ले सके, मारी हिल वहाँ से ड्राइव ले सके और वीडियो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर सके। लेकिन इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दुबई के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्क यहाँ पे लैंड कर चुका है और उसकी अब हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। उसका दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसको एक गोली लग चुकी है, वो अपने पुराने सूट के अंदर है और यहाँ तपती हुई धूप हो रही है। तो इन सारी सिचुएशन को आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त स्टार्क के ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन हम देखें इससे पहले यहाँ पे स्टार्क थोड़ा सा रुक के अपनी सांस को ले सके, पीछे से हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न उसको पकड़ चुका होता है और फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है कि ओह गॉड, लगता है तुम्हारे इस कबाड़ के डब्बे के अंदर एक रेडार तक नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑसबॉर्न अपने रिपल्सर को लोड करते हुए चिल्लाते हुए आता है स्टॉप, और वो उसको जोरदार ब्लास्ट मारता है जिससे आयरन मैन का फटीचर सा आर्मर बहुत दूर उड़ के जाता है। और यहीं से ऑसबॉर्न हम देखते हैं कि 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता है और अगले पल उसके ऊपर मिसाइल्स बरसाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ साइलेंस का 1 सेकंड चाहिए तुम्हारा, ताकि मैं ये सब इंजॉय कर सकूं, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलना शुरू करोगे तो मेरे लिए पूरा मजा जो है वो बेकार हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो स्टार्क के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल जो है वो बरसा रहा होता है, उसको सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा होता है। और यहीं से स्टार्क उसकी तरफ देखता है लेकिन वो पहचानता ही नहीं है कि ये कौन है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वाकई में स्टार्क, तुम्हें इस पेंट जॉब को देख के भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ? ये सूट मैंने खास तौर पे इस तरह से पेंट इसीलिए करा था ताकि मैं तुम्हारी हटा सकूं, ताकि मैं तुम्हें जला सकूं। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझे भाव भी नहीं दे रहे। कम ऑन यार, मैंने इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी ना करी थी। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्क वहाँ से जो है दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन ऑसबॉर्न उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है और कहता है कि मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो बुज़दिल। और यहीं से हम 33 फ्लोर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वीडियो बोलती है कि हे, इससे पहले हम सब जो है मौत को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ना शुरू करें। मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उस ड्राइव के ऊपर एक्चुअली है क्या, जिसकी वजह से हम ये सारी सुसाइडल हरकतें कर रही हैं। तो हिल बोलती है वैसे मैंने कभी इस बारे में पूछा नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे ऑर्डर्स दिए गए थे उस चीज़ को लेने के लिए और मेरे बॉस ने मुझे कहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही करा। तो यहीं से नताशा बोलती है कि ग्रेट आंसर सोल्जर, हाँ मुझे लगता था तुम्हारे अंदर एक सिपाही हमेशा से। हिल चलो अच्छी बात है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहीं से नताशा बोलती है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस पॉट्स, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा मिस रोमोना और हिल। और इस तरह हम देखते हैं कि हिल और ब्लैक विडो यहाँ पे घुसते हैं रूम नंबर 9 के अंदर ताकि वहाँ से उस ड्राइव को रिकवर कर सकें। और हिल बोलती है तो अब बताओ हमसे कौन मुकाबला करेगा? माफ़ कीजिएगा, हमने इस डिवाइस को अभी तक से प्लग ही नहीं करा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से चलेगी, हमने कुछ भी नहीं देखा है, प्लीज़ हमें हर्ट नहीं कीजिएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्क की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही होती है। ये इतना ज़्यादा ब्रूटल है जिसको हम कॉमिक के अंदर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टार्क का खून बह रहा है और वो यही कह रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है तुमसे, मुझे खड़ा होना है और मुझे यहाँ से जाना है। और वहीं पे ऑसबॉर्न जो है अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा होता है, उसको तो एक पंचिंग बैग मिल गया है और कहता है कि स्टार्क कम ऑन यार, मेरे साथ मजाक मत करो। मुझे मैडम मैस्क्यू ने या फिर जो कोई भी वो उस वक्त मौजूद थी जो उसके मैडम मैस्क्यू बनने की कोशिश कर रही थी, मुझे बताया कि किस तरह से तुम अपनी मेमोरी भूलते जा रहे हो। लेकिन यार इतनी ज़्यादा भूल जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ मेरे यार, तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट्स वो तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं और मुझे वो चाहिए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी, वो आइडेंटिटीज तुम्हारे दोस्तों की जो कि इस वक्त सुपर हीरो बन के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मुझे चाहिए। और तुम अपनी नज़रें मेरे ऊपर जमा भी नहीं रहे हो, मुझसे ऐसे नज़रें फेर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है स्टार्क। लेकिन यही सब देखते हैं कि स्टार्क वो बिल्कुल हक्का बक्का इस वक्त हो गया होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ माय गॉड,
ये तो सच में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। वेल, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हें इस बारे में कुछ याद है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो और या मैं कौन हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस मूवमेंट को मैं रूइन नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया था और मैं बिल्कुल वही करूँगा। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न स्टार्क को दूर उठा के फेंकता है और उसके पास उड़ता हुआ आता है उसको मारने के लिए। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि स्टार्क उसका पंच ब्लॉक करता है और बोलता है अगर ऐसी बात है फाइन, मैं तुमसे लड़ूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टार्क भी अपने वहाँ पे जो है फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल करके उसके आर्मर को जला रहा होता है। और यहीं से हम देखते हैं कि पेपर पॉट्स रेस्क्यू आर्मर के पास पहुँचता और जारविस बोलता है कि मिस पॉट्स, वंडरफुल टू सी यू अगेन। तो कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा है जारविस, तुम जानते नहीं हो। यहाँ पे ऑसबॉर्न के सूट के अलावा जितने भी सूट मौजूद थे जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहा था, उन सबको वायरस के जरिए मैंने शट डाउन कर दिया है। अब वो स्टार्क टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अब्यूज़ नहीं कर सकता है। तो पेपर बोलती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा है, तुम समझ भी नहीं सकते उस वक्त तुमने सीरियसली ऑसबॉर्न की सारी एबिलिटी ख़त्म कर दी है स्टार्क के नाम पे ये सारी की सारी बर्बादी करने की। जारविस, बहुत बढ़िया काम। तो यहीं से बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अब हमें ये बताइए कि अब हमें क्या करना है, क्या आपके पास कोई प्लान है। तो कहती है कि बस इस वक्त यही दुआ करो कि मारिया हिल को जो मैंने काम दिया है वो अपनी जॉब डन करे और उसके बाद हम किसी तरह अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकल जाएं। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल पेपर अपना आर्मर पहनती है और बिल्डिंग का शीशा तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और वो कहता है जारविस कि मैम, जब आप यहाँ पे सारा का सारा काम करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने हैमर के सारे डेटाबेस को हैक कर लिया था और मुझे इस बात के बारे में पता चला था कि इस वक्त आयरन पेट्रियट जो है वो टोनी स्टार्क को ट्रैक कर चुका है और अब तक शायद वो स्टार्क के पास पहुँच भी गया होगा। लेकिन मैंने इस इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हुए एक बहुत बढ़िया काम करा है। मैंने वहाँ पे मौजूद जितने भी दुनिया भर के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उन सबको वहाँ पे ऑसबॉर्न की लोकेशन बता दी है और मैंने ये बता दिया कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है दुबई के अंदर टोनी स्टार्क को मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से वो बोलती है पेपर कि तुमने ये बहुत ही बड़ा काम करा है। और जारविस पूछता है कि अब बताइए मैम, हमें यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ के अलावा जहाँ तुम्हारा दिल चाहे मुझे लेके चल सकते हो, और हाँ न्यूज़ को ज़रा ऑन कर देना। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे हम दुबई न्यूज़ रिपोर्टिंग रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सबको ये न्यूज़ मिल रही होती है जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है और सारे के सारे मीडिया वाले सारी सैटेलाइट जो हैं वो यहाँ पहुँच चुकी होती हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से टोनी स्टार्क का जो है मर्डर कर रहा है नॉर्मन ऑसबॉर्न। और ये बात एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी रेपुटेशन के लिए। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पे एलिवेटर के पास जहाँ पे सारे के सारे हैमर एजेंट्स आगे खड़े हो गए होते हैं। मारिया हिल और नताशा रोमानोफ किसी भी वक्त आते ही होंगे, हमें उनको जान से मारना होगा। और इस तरह हम देखते हैं लिफ्ट के अंदर वो पूछती है तो बताओ हमारा क्या प्लान है। तो कहती है कि तुमने खुद मुझसे कहा था खेल कि तुम एक सोल्जर हो, तो मेरे ख्याल से हमारे पास प्लान करने के लिए टाइम होता नहीं है। तो मैं इस बात की बस उम्मीद करती हूँ कि जो लोग हमें यहाँ पे मारने के लिए आ रहे हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा सिपाहीपन बाकी हो तो शायद हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो क्या तुम तैयार हो। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे लिफ्ट खुलती है और वो लोग बोलते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो। वहीं पे हम देखते हैं नताशा बोलती है कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर खड़ा हो तो थोड़ी अटेंशन के साथ खड़ा होना चाहिए कमरे के अंदर। और हम देखते हैं कि हिल यहाँ पे आती है और कहती है कि लिसन अप, तुम सब कभी शील्ड के आदमी हुआ करते थे लेकिन अब अपनी तरफ देखो, तुम लोग जोकर बन चुके हो। ऑसबॉर्न तुमसे क्या काम करवा रहा है, क्या तुम किराए के गुड्डे हो, क्या तुम ऑसबॉर्न के लिए लोगों का मर्डर करोगे, क्या अब तुम ये बन चुके हो। तुम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम लोग कौन थे, तो अपने अंदर झांको और इस बात को पता लगाओ कि तुम किसकी साइड हो। क्या तुम ऑसबॉर्न के टट्टू बन के सारे के सारे लोगों का, मासूम लोगों का मर्डर करना चाहते हो जबकि तुम जानते हो कि वो बेगुनाह हो, या फिर बाकी में वो काम करना चाहते हो जो तुम शील्ड में किया करते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि उन सारे के सारे लोगों के अंदर थोड़ी सी गैरत जाग जाती है हेल की इस स्पीच की वजह से। और यहाँ से हम देखते हैं कि विडो और मारी हेल को वो लोग जाने देते हैं और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं आयरन मैन और ऑसबॉर्न के पास जो कि कहता है कि यस फाइनली अब तुम मुझसे लड़ रहे हो, अब आएगा ना मज़ा। अब मुझे बुरा नहीं लगेगा टोनी स्टार्क कि मैंने तुम्हें ऐसे ही मार दिया कि जब तुम मुझसे लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ पे जो मर्डर नहीं कर रहा हूँ कोल्ड ब्लड के अंदर, बल्कि तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो स्टार्क के सूट के अंदर हाथ डालता है और उसको चीर फाड़ देता है। लेकिन स्टार्क यहाँ पे हम देखते हैं कि भीख मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, बस बहुत हो गया स्टार्क, अब रेजिस्ट नहीं करो, अब तुम्हारी मौत मेरे सामने है। और यहीं से हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से वो सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो पूछता है क्या तुम इसको रिकॉर्ड कर रही हो, मुझे ये बताओ कि इस वक्त टोनी स्टार्क लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहती है कि हाँ मैं इसको रिकॉर्ड तो कर रही हूँ सर, लेकिन सच में स्टार्क यहाँ पे लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, ऑसबॉर्न यहाँ पे उसका मर्डर कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम क्या बच्चों की तरह रोगे, मुझसे गिड़गिड़ाओगे, एक मर्द का बच्चे बनो और मेरे से मुकाबला करो। और हम देखते हैं कि आयरन मैन का वहाँ पे वो हेलमेट उखाड़ के फेंक देता है। तुम जानते हो स्टार्क कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा किस बात से नफरत है। मुझे इस बात से नफरत नहीं है कि तुम कमरे के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट गाय हो, बल्कि नफरत मुझे इस चीज़ से कि तुम स्मार्टेस्ट हो और तुम उसका गुरूर करते हो, तुम्हें ये चीज़ पसंद है। तो अब मुझे बताओ स्मार्टेस्ट गाय, क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अब बताओ कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। हाँ। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे अपना सर झुका के बैठा हुआ होता है और उसके सर से खून बह रहा होता है और कहता है कि मैं जीत गया हूँ। तो कहता है कि तुम कैसे जीत सकते हो। हाँ। और हम अगले पल देखते हैं उसको आवाज़ आती है, डायरेक्टर ऑसबॉर्न मेरी बात सुनिए, दिस इज हैंड, स्टॉप, आप स्टार्क से नहीं लड़ सकते हैं,
इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया आपको जो है लाइव देख रही है और इस वक्त टीवी के अंदर ऐसा लग रहा है कि आप टोनी स्टार्क को जान से मार रहे हैं बिना किसी चीज़ के। किसी ने जो है आपकी लोकेशन लीक कर दी है पूरी की पूरी दुनिया के सामने। दुनिया भर की न्यूज़ के अंदर इस वक्त ये चल रहा है, आप टोनी स्टार्क को नहीं मारेंगे। अगर आपने टोनी स्टार्क को आज मार दिया तो वो एक शहीद बन जाएगा और दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े टीवीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर इस चीज़ को दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से टोनी स्टार्क अपना सर झुका के बैठा हुआ है और ऑसबॉर्न उसके मुंह पे रिपल्सर मार रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक स्टार्क को एक अजीब व गरीब किस्म का दौरा पड़ता है और वहाँ पे वो ज़मीन पे गिर के तड़पना शुरू हो जाता है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि ये एक क्रिमिनल है, ये दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान है, खतरनाक इंसान है, ये हमारी पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक डेंजर है। गेट डाउन हियर, तुम सब यहाँ पे आओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि खैर जाने भी दो, मैंने कम से कम टोनी स्टार्क को कैप्चर तो कर ही लिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे टोनी स्टार्क की जान नहीं लेता है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया देख रही है और अगर उसने इस वक्त इसको मार दिया तो टोनी स्टार्क दुनिया की नज़र में एक शहीद बन जाएगा और ऑसबॉर्न एक गद्दार, और इसलिए वो यहाँ पे स्टार्क को जिंदा छोड़ देता है। इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे टोनी स्टार्क का इस वक्त इलाज चल रहा है और ऑसबॉर्न अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है और कहता है कि इसका स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, नाक की हड्डी टूट चुकी है, चीक की बोन्स टूट चुकी हैं, एक खतरनाक किस्म का कंकशन हुआ है, एक गन शॉट इसका वुंड इसकी गर्दन के अंदर था, एक गोली हमने निकाली है, 6 इसकी पसलियाँ टूट चुकी हैं, हर तरफ जलने कटने और अजीब व गरीब निशानात इसकी बॉडी पे मौजूद हैं। अगर आप मुझसे सीधे अल्फाज में पूछें तो ये एक वेजिटेटिव स्टेट में चले गया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या ये ब्रेन डेड हो चुका है? तो कहता है कि नहीं सर, ये एक अलग बात है। तो कहता है कि फिर तुमने सारी की सारी एयर ट्यूब्स वगैरह क्यों लगाई हुई हैं जब ये मर ही चुका है? तो कहता है कि हमें इस बात में अभी सही तरीके से नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर चुका है, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन एक ऐसी स्टेट के अंदर जब वो कुछ कर नहीं सकता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी यानी मेटालॉजी जो है एक रिपल्सर जनरेटर के साथ जुड़ी हुई थी और वो उसके ब्रेन स्टेम्स के साथ कनेक्टेड थी। अब जब स्टार्क ने सारी की सारी चीज़ों को डैमेज करना और डिलीट करने की कोशिश करी है तो दरअसल उसका दिमाग इस बात को भूल चुका है कि सांस कैसे लेनी है और इसी वजह से वो इस स्टेट के अंदर मौजूद है। लेकिन आप ज़रा ये देखिए, जब मैं उसको सुई चुबाने की कोशिश करता हूँ तो उसका दिमाग रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसका पैर हिलता है, लेकिन इसका होश, अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो हमेशा के लिए जा चुकी है। तो ऑसबॉर्न पूछता है ये बताओ कि अब हम इसके अंदर से क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या कोई चीज़ है जो उसके दिमाग से हम रिट्रीव कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुझे तलाश हो? तो वहीं से डॉक्टर बोलता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब इसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसको आप सैल्वेज कर सकें, जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। इसका दिमाग तो अब इस बात को भी नहीं जानता है कि इसकी बॉडी को जिंदा कैसे रखना है, इसकी बॉडी को सांस कैसे लेनी है। तो इस तरह की बातें याद रखना कि उसका पासवर्ड, उसका सोशल नंबर और इस तरह की सीक्रेट्स, तो ये बहुत दूर की बात है सर। कहता है अच्छा, और कंटेंट ऑफ सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन डेटाबेस? तो कहता है कि यस सर, बिल्कुल मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी डेटा हम इसके दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं कि इसने रिपल्सर बैटरी किस तरह से बनाई है, वो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला डेटा इस वक्त कहाँ मौजूद है, हम कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं। तो ऑसबॉर्न की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हट चुकी होती है, मतलब सब कुछ जीतने के बाद भी वो एक तरह से हार चुका है, उसके हाथ कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है और कहता है कि इसका प्लग निकाल दो, इसको जान से मार दो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो वहीं पे वो बोलता है कि डॉक्टर ऑसबॉर्न आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ रुकिए। तो कहता है कि मेरे पास अभी मिलियंस ऑफ चीज़ें हैं जिसको मुझे करना है और आपको भी घर जाने की ज़रूरत है डॉक्टर, और हमें जो है जो यहाँ पे सब कुछ है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, मिस हैंड ये सब ठीक कर देंगी। हमें उस फुटेज को जो है थोड़ी बहुत एडिटिंग करने की ज़रूरत है जिसमें ऐसा लगना चाहिए कि आयरन मैन मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसको बिला वजह मार रहा था जब वो मुझसे लड़ना नहीं चाह रहा था। तो कहता है सर आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से टोनी स्टार्क का प्लग नहीं खींच सकता हूँ, मतलब मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा आखिरकार तुम ये कर क्यों नहीं सकते हो, हम उसको इस शिप के ऊपर कहीं भी दफना देंगे, किसको क्या पता चलेगा। तो बोलता है कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न आप समझ नहीं रहे हैं, ये हैमर है, आपको नहीं पता कि हेलीकैरियर जो इस वक्त यूएस एम्बेसी के अंदर आता है और आप जब उसको हेलीकैरियर के ऊपर लेकर आए हैं तो उसके ऊपर एक लॉ लागू हो गया है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसके आगे एक नई स्कीम है जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो बोलता है कि अच्छा और वो क्या है? स्टार्क को जब आप इस हेलीकैरियर के ऊपर लेकर आए तो उसकी लिविंग विल जो है वो ट्रांसफर हो गई है पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर उसके पर्सनल फिजिशियन के लिए। मतलब स्टार्क का यहाँ पे जो है मरने से पहले एक विल थी और वो इस विल को सिर्फ वही पढ़ सकता है, इसके बारे में अब वही सारे के सारे फैसले ले सकता है स्टार्क के लिए कि उसको मारना है या उसको जिंदा रखना है, जो उसका डॉक्टर है। और हम वहीं से देखते हैं कि ऑसबॉर्न उस फाइल को देख रहा होता है, कहता है कि इस डैम चीज़ को मुझे दो और मुझे ज़रा पढ़ने दो, उस पर किसका नाम लिखा हुआ है। अब मुझे आखिरकार ये बताओ कि ये डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक कौन है? और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक इस वक्त कॉमिक्स के अंदर कौन है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल ब्रॉक्सटाउन ओक्लाहोमा के अंदर एक कॉल आती है और बोलता है कि हेलो, हाँ मैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक हूँ, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। और हमें पता है कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक दरअसल कोई और नहीं बल्कि थॉर है। थॉर इस वक्त एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है जो कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक है और स्टार्क ने अपने विल के अंदर आखिरी नाम जो है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक का लिखा था कि कभी वो इस तरह की स्टेट में चले जाए तो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक इस बात का फैसला करेंगे उसके साथ करना क्या है। क्योंकि और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अब डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक अकेला नहीं बल्कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, बकी, ब्लैक विडो, पेपर पॉट्स और मारिया हिल उस हार्ड ड्राइव के साथ मौजूद है। और ब्लेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपकी कॉल को एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि जल्द मेरे पास एक कॉल आएगी। दी एंड।
सो गाइस, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, शानदार और लंबा सा स्टोरी आर्क जो कि 12 इश्यूज़ के अंदर था, वो फाइनली ख़त्म होता है। लेकिन इस स्टोरी के एंड के साथ आपके दिल में ये सवाल आया होगा कि स्टोरी अब ख़त्म कैसे हो सकती है। अब टोनी स्टार्क का क्या होगा? क्या वो उसी तरह कॉमा में रहेगा? अब डोनाल्ड ब्लेक उसके साथ क्या करने वाले हैं? और कैप्टन अमेरिका, पेपर, ब्लैक विडो, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आराम से अभी हमने सीरीज़ को ख़त्म किया है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके बाद टोनी स्टार्क का एक और स्टोरी आर्क बाकी है जिसका नाम है आयरन मैन डिसअसेंबल्ड, और वो हमारा जो है डार्क रेन का एक आखिरी स्टोरी आर्क होने वाला है, जिसके बाद डार्क रेन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि अभी हम स्टोरी के बीच में गैप लेने वाले हैं और कुछ और दूसरी स्टोरी की तरफ जाएंगे, जिसमें हरक्लिस का एक स्टोरी आर्क है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, और थंडरबोल्ट का एक छोटा सा स्टोरी आर्क है। इन दोनों स्टोरी आर्क को कवर करने के बाद हम टोनी स्टार्क की स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ अपना डार्क रेन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस स्टोरी आर्क के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो कि डार्क रेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे चैनल पे बाद में आए हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हमने देखा कि टोनी स्टार्क दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बन जाता है और ऑसबॉर्न उसको पकड़ने की हर एक कोशिश कर रहा होता है। इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये नॉर्मल स्टोरीज़ की तरह 6 या 5 इश्यूज़ के अंदर नहीं बल्कि 12 इश्यूज़ के अंदर थी, इसलिए इसके अंदर डिटेल्स बहुत अच्छे से हमें दिखाई गई। पेपर पॉट का हमें अच्छा सा एक ट्विस्ट देखने को मिला और ख़ास करके जो लास्ट में हमें डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक का ट्विस्ट था, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। मतलब अब थॉर भी जो इस स्टोरी का हिस्सा बन चुका है और वो स्टार्क की मदद करेगा, और स्टार्क का जो अगला स्टोरी आर्क होने वाला है वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको दिखने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो के ऊपर एक लाइक टारगेट रखने वाला हूँ। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े आयरन मैन के फैंस हैं, तो 350 लाइक्स का टारगेट पूरा करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर लाइक्स पूरे नहीं हुए ना तो अच्छी बात नहीं होगी, मैं आयरन मैन का अगला स्टोरी आर्क शेयर नहीं करूँगा, बता रहा हूँ मैं, याद रख लो बेटा। और इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको टोनी स्टार्क का वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड वाला स्टोरी आर्क कैसा लगा। और इस स्टोरी के हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके आप ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप टोनी स्टार्क का अगला जो स्टोरी आर्क मैं शेयर करने वाला हूँ उसको आप मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं उस एपिसोड को डालूँ तो सबसे पहले उस एपिसोड को आप ही देख सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।